Good morning बच्चों. So the topic that we are taking today for class 10th is refraction of light. तो refraction of light basically होता क्या है? हमारे घरों में विंडोज़ हैं, विंडोज़ के आर पार लाइट आती है. हम देखते हैं पानी के अंदर भी लाइट जाती है, लेकिन क्या ये वैसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है जैसे एयर में करती है, और देयर इज सम डिफरेंस इन दैट, या फिर क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस होता है. और जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लाइट रे है वो जरा बेंड करती है. लाइट रे क्यों बेंड करती है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है मीडियम. तो व्हाट इज मीडियम? जैसे आपका लिक्विड, एयर, सॉलिड, ये सारे अलग अलग मीडियम है. इसका मतलब जहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी बदलती है तो आपका मीडियम भी क्या होता है? बदलता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम रादर देन आपकी मास डेंसिटी की जगह हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे. सो जहाँ पे भी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है वहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होगा. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, ये बाद में आपको मैं एक क्वेश्चन से फिर समझाऊंगा. लेकिन फिलहाल द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोला मैंने? तो यही बोला हमने. अच्छा, इसे लिख लीजिएगा. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अच्छा, इसमें एक वर्ड आएगा भी, रेयरर मीडियम, और दूसरा आएगा डेंसर मीडियम. तो ये रेयरर और डेंसर मीडियम से हम क्या समझ सकते हैं? रेयरर का मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास है वो क्या होगा? रेयरर नहीं, वो होगा डेंसर. और जहाँ पार्टिकल दूर दूर है वो कैसा होगा? डेंसर. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एयर और वाटर को कंपेयर करूँ तो एयर क्या है? रेयरर, पार्टिकल दूर दूर है. वाटर क्या है? डेंसर, क्योंकि पार्टिकल क्या है? क्लोज क्लोज है. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूँ तो ग्लास है सॉलिड, वाटर आपका लिक्विड. सो ज़्यादा डेंसर कौन? ग्लास. तो इस केस में रेयरर कौन? वाटर. तो इसका मतलब रेयरर और डेंसर कोई फिक्स नाम नहीं है, ये चेंज होंगे किसके हिसाब से? मीडियम के हिसाब से. जो आपको दिया है आपको वो देखना पड़ेगा और उस हिसाब से ये चेंज भी होगा. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक हो गया. अब आगे बढ़े. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो रेयरर और डेंसर मीडियम हमने देखा. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये याद भी रखना. सपोज ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम. सर ये रेयरर और डेंसर मीडियम हमें कहाँ देखने को मिलेगा? रेयरर और डेंसर मीडियम सपोज आपका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर वाला, क्योंकि और ग्लास वाला भी हो सकता है, वाटर वाला भी हो सकता है. वाटर में आप देखोगे तो जो सबसे ऊपर वाटर की लेयर है उसके ऊपर क्या होता है? एयर. और उसके नीचे क्या होता है? वाटर. तो यानी कि ऊपर कैसा मीडियम है? रेयरर. नीचे कैसा मीडियम है? डेंसर. उसके बीच में जो मैंने कहा सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वाटर की, ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस. क्या बोलते हैं? इंटरफेस. इंटर का मतलब अंदर, वो सरफेस जो दो मीडियम के बीच में है, अंदर है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस. समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज इंटरफेस? अ सरफेस इन बिटवीन द टू मीडियम इज नोन एज इंटरफेस. सो ये इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. किस किस मीडियम को सेपरेट कर रही है? हाँ, किस मीडियम को? रेयर को और डेंसर को. तो अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो ये याद रखना बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे हो रहा है. तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. याद रखना, जब लाइट रे रेयर से डेंसर को जा रही है इट इज बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल. अब इसका मतलब क्या है टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होने का? ये लाइट रे आपका देखो, ये जो बीच में मैंने बनाया ये है नॉर्मल. क्लियर? अच्छा, यानी कि नॉर्मल क्या है? जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे जो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं. तो वहां से लाइट रे सीधी नहीं जाएगी. अगर देख लो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एयर ही होता पूरा का पूरा, यहाँ पे मैंने एयर लिया, यहाँ पे मैंने ग्लास लिया, नहीं या वाटर ले लिया, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये सीधे जाती अगर एयर होती तो ऐसे चले जाती, सीधे जाती. लेकिन वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि जब रेयर से डेंसर जाएगी सो इट विल बी बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल. यानी कि सीधे ना जाएगी. कहाँ, किस तरफ को जाएगी? जहाँ को नॉर्मल है उस तरफ को मुड़ जाएगी. तो बेंडिंग तभी रिफ्रैक्शन है. तो सीधे ना जाके कहाँ को मुड़ गई? आपके नॉर्मल की तरफ को, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है. सो ये इंसिडेंट रे है.
इंसिडेंट रे, ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, और मैं पहले ही बता चुका हूं ये क्या है, इंटरफेस, और ये क्या है, नॉर्मल। क्लियर? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन गया। कोई डाउट है इतने में? क्लियर हो गया? फटाफट देखो, इंटरफेस, वो सरफेस जो दो मीडियम के बीच में आ रही है, रेयर और डेंसर की, वो आपकी इंटरफेस हो गई। जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पे जो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ उसे नॉर्मल लाइन कह रहा हूँ, याद रखना। इसे बहुत बच्चे रे बोल देते हैं, दिस इज अ नॉर्मल लाइन, वो नॉर्मल लाइन ड्रॉ करा। जो ये इंसिडेंट रे जा रही है, सीधे नहीं जाती, जब रे से डेंसर जाती है लाइट रे, ये कहाँ को बेंड हो जाती है, सीधे जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ को आ गई, अंदर को आ गई, तो इसीलिए इसको हमने कहा बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। याद भी रख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा याद रखने का तरीका, लेकिन पहले देख लेते हैं। जब डेंसर से रेयर जाती है तो उल्टा होगा, ये डेंसर, ये रेयरर, ये बीच में इंटरफेस एक्स वाई, जैसे यहाँ पे एक इंटरफेस थी एक्स वाई, वैसे वहाँ पे भी इंटरफेस है। लेकिन लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, जैसे मान लो ग्लास से वाटर, एग्जाम्पल हमने दे लिया, अब उल्टा होगा। अब लाइट रे अगर मान लो सीधे जाती किस केस में, एयर में, अगर मान लो ये एयर होता तो ऐसे जाती, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सीधे जाती। लेकिन अब तो ये डेंसर से रेयर जा रही है, सो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस केस में ये एंगल आई, ये एंगल आर। देख लो अच्छे से, इफ द लाइट रे इज बेंडिंग, if the light ray is moving from denser to rarer, then what is happening? It is bending away from the normal, normal की तरफ नहीं आ रही है, लाइट रे कहाँ जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। अच्छा, मेजर कैसे करोगे? पहले एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई, उसमें ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब रे इधर को जा नहीं रही है। रे कहाँ को आ रही है, अंदर को, या रे कहाँ को जा रही है, दूर को। रे जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? रे, सेगमेंट, सब पढ़ा है ना? ठीक हो गया, चलिए, क्लियर? इतने में कोई डाउट? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, जल्दी लीजिए, क्विक, या लिखना है लिख लीजिए साथ साथ। चलिए अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़े आसान थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। वहाँ रिफ्लेक्टेड आता था, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पहला तो वही रहेगा, बस रिफ्लेक्टेड के प्लेस में क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये सबका सब आपको कहाँ बना हुआ दिख रहा है, प्लेन ऑफ बोर्ड में बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, बोर्ड प्लेन में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है और आपकी रिफ्रैक्टेड रे इधर को आ जा रही है, नहीं हो रहा ना ऐसा। जो आपको यहाँ दिख रहा है बोर्ड में, सारा का सारा बोर्ड में है, तो इंसिडेंट रे भी बोर्ड में दिख रही है, रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड में दिख रही है, इसी प्लेन पे दिख रही है, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पे दिख रहा है। इसका मतलब सबका सब जब एक ही प्लेन पे है तो हम क्या कहेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल में फिर बोल रहा हूँ, रे मत बोलिएगा, नॉर्मल को सिर्फ नॉर्मल बोलिए, बिकॉज दैट इज अ लाइन। जो दूसरा है उसको समझने के लिए जरा सा अभी आपको दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, तो हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साइन, कॉस, टेन, शायद ये सुना हो आपने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो दूसरा जो है वो है साइन आई, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये है दूसरा जो है, दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन आई टू दैट ऑफ साइन आर इज कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं एन, और इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ साइन आई टू दैट ऑफ साइन आर इज कांस्टेंट। ये बाद में समझ में आएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहले इसको देख लो। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज होने के लिए समझ में आना जरूरी है। साइन थीटा, और साइन थीटा कहाँ समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथमेटिक्स में, सो इट विल बी टेकिंग बिट ऑफ टाइम। तो अभी आप क्या करिए, इतने को देख लीजिए, आप पॉज करके कॉपी कर लिया करिए, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
अब देखो, अगर आप अपनी कॉपीज जब खोलते हो तो शुरुआत में एक कॉलम बना होता है जहाँ लिखा होता है इंडेक्स। अब वो इंडेक्स क्या है? वो इंडेक्स वो होता है जहाँ पे आप सारे नंबर लिखते हैं और उसके आगे अपने चैप्टर्स की डिटेल लिखते हैं। सो इंडेक्स बेसिकली मीन्स व्हाट? नंबर। वो नंबर जो आपको बताता है नंबरिंग, जिसके आगे आपको पता होता है कि कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सा टॉपिक लिखा है, तो टीचर को भी आसान होता है, आपको भी आसान होता है, अच्छा ये इस डेट को हुआ था, दैट इंडेक्स इज नोन एज नंबर। तो ये इस इंडेक्स का मतलब होता है नंबर। अभी हमने पढ़ा ना sin i अपॉन sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस रिफ्रैक्टिव का मतलब आया है रिफ्रैक्शन से, ठीक है। इस रिफ्रैक्टिव का मतलब कहाँ से आया है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या बताता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कब? जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाए? एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है एक नंबर जो आपको ये बताए कि लाइट रे कितना बेंड हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, और इसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिख सकते हैं? अ नंबर विच टेल्स अस हाउ मच, ये डेफिनेशन बता रहा हूं, हाउ मच द लाइट रे विल बेंड, लाइट ray will bend when it moves from one medium to another। एक नंबर है जो हमें बताएगा लाइट रे कितना बेंड कर रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब नंबर, रिफ्रैक्टिव का मतलब रिफ्रैक्शन से लिया है, रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। सो अ नंबर विच टेल्स अस हाउ मच द लाइट रे विल बेंड इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बता रहा है हाउ मच, कितना बेंड करेगी, कम करेगी, ज्यादा करेगी, वो नंबर को देख के ही समझ में आ जाएगा। अब ये नंबर कैसे होते हैं देखो, इसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? n। जब आप नोट करेंगे तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, फिर उसके बाद सीधे ये डेफिनेशन पे आ जाएंगे, नंबर विच टेल्स अस हाउ मच द लाइट रे विल बेंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस n की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। वैसे एयर के लिए जरा सा ज्यादा होती है, लेकिन ऑलमोस्ट हम उतना ही ले लेते हैं। n की वैल्यू होती है 1.33, ये होती है वाटर के लिए। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.5 ग्लास के लिए। वैसे ग्लास में दो ग्लास होते हैं, क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास, और उनकी वैल्यू होती है 1.48 और 1.52, लेकिन इसका मीन निकाल के आपको बता दिया जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1.5 इसका मीन आ गया। फिर इसके बाद बाकी भी होते हैं, और डायमंड की फिर 2.42 आ जाएगी। तो ऐसे अलग अलग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। अब देखो, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1.33, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा वहाँ पे आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा, ठीक हो गया। तो जब 1 से 1.33 जा रही है तो ये रेयरर, ये डेंसर, जब यहाँ से ये जा रही है ये रेयरर, ये डेंसर, और इसके बाद अगर मैं डायमंड भी रख दूँ तो ग्लास रेयरर, डायमंड क्या हो जाएगा? डेंसर। तो ये नंबर आपको बता रहा है लाइट रे कितना बेंड करेगी। जब दो का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो एक नंबर ये बता रहा है कि लाइट रे कितना ज़्यादा बेंड करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी। n इक्वल टू 1, 1.33 और 1.5, और डायमंड और कैरोसिन और किसी भी मटेरियल की आप ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी या कैरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी? अच्छा, मास डेंसिटी की बात मत करना, आप कभी कैरोसिन और पानी को मिक्स करके देखना, जो ऊपर उसकी डेंसिटी क्या कम, जो नीचे उसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी ज़्यादा। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कैरोसिन की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कलर आपको ब्लू कलर दिखाई देता है घर में जो आता है, क्लियर। तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, यानी कि मास डेंसिटी में वाटर डेंसर है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा? कैरोसिन का ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू कलर। सो ये हमने बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब अगले टॉपिक में हम इसको इलाबरेट करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर?
अच्छे से करो बेटा, कहीं पे डाउट आ रहा है मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर पूछो। थैंक यू।